अगर बिज़नेस के हवाले से मैं देखना चाहूँगा कि जो कश्मीर से बाहर बिज़नेस है वो कुछ अलग है और जो यहाँ पर बिज़नेस है वो कुछ अलग है। यहाँ पर टोटली मतलब लॉज को वायलेट हो रहा है। जहाँ तक मैंने देखा डिपार्टमेंट ये नहीं देखती है कि अगर मैं किसी टेंडर को टेंडर दे रहा हूँ या किसी कंपनी को टेंडर दे रहा हूँ, इनका क्राइटेरिया क्या है, मतलब इनका मार्केट वैल्यू क्या है, क्या इनके पास सारी सर्टिफिकेट्स है, क्या ये देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस बेसिस पे टेंडर्स इशू हो रही है। यहाँ पर 3-3 महीने के बाद भी ईपीएफ भरा जा रहा है। यहाँ पर जो जिस टेंडर ने टेंडर ली होती है वो 7-7 8-8 महीने 3-3 महीने के बाद बच्चों को पे दे रहा है। मतलब हमारा कश्मीर बहुत हाई फाई है उन स्टेट से, लेकिन वायलेशन ऑफ लॉ, वहाँ पर लॉ को माना जाता है, यहाँ पर वायलेशन ऑफ लॉ एट पीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन किराम, आज हमने एक ऐसा टॉपिक चुना है जो टॉपिक सुनना शायद हमारी आवाम के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नाजरीन अगर हम बात करें हमारी वादी कश्मीर में बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इस वक्त प्राइवेट कंपनियों के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सब फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए थे। चाहे हम बात करें मिनिमम वेज एक्ट की, चाहे हम बात करें प्रोविडेंट फंड की, या चाहे हम बात करें इंश्योरेंस की, कोई भी चीज़ जो है, जो भी ज़वाबित और कवानीन हैं इन कंपनियों के, उन्हें बालाई ताक रखा जाता है। और जो भी हमारे बच्चे इन कंपनियों में काम करते हैं उनके साथ जुल्म और ज्यादती होती रहती है, खासकर अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की। और साथ ही साथ आपको बता दूं नाजरीन कि आज की कहानी देखकर और आज का टॉपिक देखकर आप ज़रूर खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपने हमेशा बड़े बड़े जो हमारे तबी मराकज़ है वहाँ पे आपको बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है, आपको रोकते हैं, आपको डांटते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन आज हम उनके हवाले से भी बात करेंगे कि उन्हें किस यूनिफॉर्म में होना चाहिए। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक नामवर और मशहूर शख्सियत राकिबुर रशीद जिनका नाम है, और शुमाली कश्मीर के सोपोर से इनका ताल्लुक़ है। और नाजरीन आपको बता दें कि इस वक्त हिंदुस्तान की 6 रियासतें जो है वहाँ पे इनका जो है वहाँ पे इनका काम चल रहा है, वहाँ पे इनका बिजनेस चल रहा है, क्योंकि ये भी इसी हवाले से काम कर रहे हैं। जो भी ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से काम होता है उसमें इनका बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और इनके हवाले से आज हम जानेंगे कि आखिर जो यहाँ पे क्या यहाँ का सिक्योरिटी निज़ाम जो है, यहाँ पे जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है हॉस्टलों में, चाहे हम बैंक्स की बात करें या दीगर जो भी निजी कंपनियाँ हैं उनके साथ जो काम करते हैं, उस हवाले से हम इनसे जानेंगे। और साथ ही साथ आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्यों यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते हैं या हाउस कीपिंग में काम करते हैं उन्हें यहाँ पे क्यों वो फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल हम इनसे डायरेक्टली बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजूहत इसके पीछे। सर, सबसे पहले कश्मीर क्राउन में आपका ख्याल मकदम है। वालेकुम सलाम सर, फ़ाइन, मतलब अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और आप लोगों ने ये स्टेप उठाया हुआ है। आप लोग इस ऑर्गेनाइज सेक्टर को जो इस टाइम कश्मीर में अनऑर्गेनाइज है, आप इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, मैं बहुत खुश हूँ इस हवाले से। कल से मैं आपका देख रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया हुआ है और मैं बहुत खुश हुआ रियलिटी में इसमें कि लोगों को जानना, या जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स आउटसोर्स कर रहे हैं अपने ये टेंडर्स, उसके बाद जो बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं उनका हक है जानना कि उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं सहूलियतें, और क्या उनको वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर बाकी स्टेट्स में मिल रही है तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही है। सर, अगर हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ताल्लुक है शुमाली कश्मीर के सोपोर से है। आई एम बेसिकली फ्रॉम सोपोर। तो सर आपको तो पता है कि लोगों के जो ख्यालात होते हैं वो थोड़े अलग से होते हैं, हर एक के ख्यालात अलग अलग होते हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें तो आप जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासत है वहाँ पे आप रह चुके हैं, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने इलाके के बात जो है वो आप बता दें कि कैसा लगा आपको, कि क्या कश्मीर अच्छा है या जो बाकी स्टेट्स है वहाँ पे अच्छा है। देखिए, आउट ऑफ एवरीथिंग, मतलब मेरा जो बर्थ प्लेस है डेट इज़ कश्मीर। आई एम प्राउड टू बी ए कश्मीरी। एज अ बिजनेसमैन 6 स्टेट्स में बिज़नेस कर रहा हूँ। अगर बिज़नेस के हवाले से मैं देखना चाहूँगा कि जो कश्मीर से बाहर बिज़नेस है वो कुछ अलग है, और जो यहाँ पर बिज़नेस है वो कुछ अलग है। यहाँ पर टोटली मतलब लॉज को वायलेट हो रहा है। मैं 8 साल से इस बिज़नेस में हूँ, प्रोवाइडिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बाहर में भी दे रहा हूँ। लेकिन पहली बार लास्ट ईयर मतलब मैं कश्मीर में आया था, मैंने सोचा डेट आई विल टेक पार्ट इन द टेंडर्स, लेकिन वहाँ का और यहाँ का इट इज़ टोटली डिफरेंट। देखिए, जब हम आउटसोर्स करते हैं कोई भी बंदे, ये 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ कि जिसमें आप बच्चे लगा रहे हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई निकलता है, कोई टेंडर निकालती है, उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो नहीं होते, मतलब उसमें बच्चे का ईपीएफ और ईएसआईसी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी टेंडर्स निकल रहे हैं वो मिनिमम वेजेस एक्ट के निकल रहे हैं। डैट मीन्स यू हैव टू फॉलो द रूल्स। उसमें ईएसआईसी क्या है, ईपीएफ क्या है। सबसे पहले जब यहाँ पर टेंडर निकलती है उसमें ईपीएफ, ईएसआईसी और जो 18% होता है सर्विस टैक्स, वो इंक्लूड, तो मतलब मैंने देखा ही नहीं है किसी डिपार्टमेंट को या किसी टेंडर को ईपीएफ या ईएसआईसी बच्चों का टाइम पे भरते हुए। यहाँ का ईपीएफ डिपार्टमेंट टोटली जो है बिल्कुल मैंने देखा है रफ है। मैं आपको अपना बताऊंगा कि 2014 से मैं अपने बच्चों का ईपीएफ भर रहा हूँ। 2019 में हमारा जो जेएंडके का पोर्टल हुआ, यूटी बनने के बाद वो नेशनल पोर्टल के साथ इंक्लूड हो गया। लेकिन 2019 के बाद जो मैंने बच्चों का ईपीएफ भरा हुआ है उनका वो दिखा रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों का ईपीएफ अभी भी वो बच्चों का उसमें नहीं डाल रहे हैं। मतलब आप देखिए हमारा लेबर डिपार्टमेंट क्या है, 2 साल हो गए, 2 साल से उनका पैसा उसमें नहीं हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ के टेंडर्स देख लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा टेंडर्स की। मैंने एक टेंडर डाली है यहाँ पर, सिक्किम्स की थी। 3 दिसंबर की टेंडर है, 3 दिसंबर की टेंडर निकली हुई है। आप खुद देख लीजिए अभी तक कितना टाइम हुआ है। टेंडर डली एज पर लॉ, अगर आप 21 दिन में टेंडर का कोई रिजल्ट नहीं देते हो देन आपको पोर्टल पे कोरिजेंडम निकालना है कि एक टेंडर डिले हो रही है ड्यू टू दीज सर्कमस्टेंसेस, लाइक हालात ख़राब है या कुछ भी है, हमने टेंडर डिले कर दिया, टेंडर को कैंसिल कर गया या थोड़ा टाइम लगेगा। ये दे हैव पुट ऑन स्टेक ऑल द टेंडर्स, मतलब हर एक टेंडर ने कुछ पैसा एफडी भरा हुआ है, फिर उसके बाद सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भरी है। इवन दो मेरे को डिपार्टमेंट से पिछले 7 महीने में 2 बार लेटर आई हुई है कि आपने सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट नहीं की है। मैंने उनको बोला, जवाब में मैंने उनको बोला नंबर 1 कि मुझे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा टीडीएस इससे बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, अगर मैंने नहीं दी है कोई बात नहीं, मुझे कैंसिल कर दीजिए, किसी और टेंडर को जो मतलब जिसने दी है उसको टेंडर दे दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात देख लीजिए, मैं मतलब परसों आया हुआ था, मैं SMHS जस्ट ऑन ए विजिट आई वाज देयर, मेरी कज़न सिस्टर थी वहाँ पर। जब मैं उधर गया तो मैंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा तो एज़ यूजुअल मैंने उनको पूछा, मैंने कहा बेटा ये यूनिफॉर्म आपने क्यों पहनी है, हम तो सिक्योरिटी गार्ड है, उधर से चलो ऐसे चलो। तो मैंने उनके साथ ज़्यादा बहस नहीं की, जबकि जो पसारा लाइसेंस सिक्योरिटी गार्ड वही प्रोवाइड कर सकता है किसी डिपार्टमेंट को हु इज़ हैविंग पसारा लाइसेंस। और पसारा लाइसेंस जब एक कॉन्ट्रैक्टर को मिलती है या किसी कंपनी को मिलती है उसमें आपको अपना यूनिफॉर्म कोड दिखाना होता है। और लॉ कहता है कि यूनिफॉर्म कोड जो आप अपने बच्चों को दोगे दैट शुड नॉट बी सिमिलर इवन 5% टू एनी बेल्टेड फोर्सेस। मतलब वो जो यूनिफॉर्म आप अपने बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो ये 5% भी किसी बेल्टेड फोर्स के साथ नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ये खाकी नहीं होनी चाहिए, ये वो मतलब CRPF टाइप नहीं होनी चाहिए, BSF के साथ नहीं मिले, आर्मी के साथ, मतलब किसी भी बेल्टेड फोर्स के साथ। आप यहाँ पर जाइए, जहाँ पर भी मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स देखे दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म्स, मतलब वो खाकी यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म, और उनको ऐसा लग रहा है हम पुलिस वाले। और मैं सबसे बड़ा ज़्यादा हैरान हुआ, मैंने उस बच्चे से बोला, मैंने कहा बेटा आप लोगों का सुपरवाइज़र होता है क्या यहाँ पर उसने कहा सर वो आ रहा है। जब मैंने उस सुपरवाइज़र की तरफ देखा तो उसने रेड कलर के शूज़, मतलब एक बच्चा जो एजुकेटेड होता है जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उसके बाद मतलब IPS या IAS करता है, आफ्टर डैट गवर्नमेंट अलाउज हिम टू मतलब ब्लू कलर की टोपी पहनना उसको अलाउ करती है। डैट मीन्स ये इसने KAS किया है या इसने IAS किया हुआ है या IPS किया हुआ है, उसके बाद वो ब्लू कलर की वो टोपी पहन सकता है। एंड डैट फेलो वाज वेयरिंग डैट ब्लू कलर की वो टोपी पहन के था, बाल छोटे, उसको लग रहा था मैं सुपरवाइजर, मैं भी IPS ऑफिसर हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें, मतलब लॉज को नहीं फॉलो करना, ये बहुत गलत है। गाँव से लोग आते हैं हॉस्पिटल्स में, उनको लगता है शायद पुलिस वाला ही खड़ा है, और जो टेंडर्स है या टेंडर्स है या डिपार्टमेंट है उनको भी देखना चाहिए वाई दिस लॉ वायलेशन क्यों हो रही है। आप कश्मीर से बाहर जाइए, वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स है, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स है, गनमैन है, आप उनका भी तरीका देखिए और इनका भी तरीका देखिए। इनको लग रहा है शायद हम मतलब पुलिस वाले हैं। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इवन दो जब मैंने यहाँ पर पहली टेंडर डाली थी, मतलब उस टेंडर में मतलब लॉ वायलेशन बहुत हो चुकी थी, वो SMHS की टेंडर थी। उसके बाद मैंने मेल किया था, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मेल किया, मैंने डिविजनल कमिश्नर को यहाँ पर मेल किया डेट सच वायलेशंस यहाँ पर हो रही है। मेरी कंपनी का जिम पोर्टल में ऐसा मतलब स्टेटस है मेरा, विदाउट कॉलिंग द टेंडर मिल गई मुझे।
जो यहाँ पर टेंडर थी, मतलब जो उन्होंने टेंडर निकाल दी थी विदाउट, क्योंकि मेरी रेट्स ऐसी थी और मेरी TDS सर्टिफिकेट ऐसी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। मतलब यहाँ पर जहाँ तक मैंने देखा, डिपार्टमेंट ये नहीं देखती है कि अगर मैं किसी टेंडर को टेंडर दे रहा हूँ या किसी कंपनी को टेंडर दे रहा हूँ, इनका क्राइटेरिया क्या है, मतलब इनका मार्केट वैल्यू क्या है, क्या इनके पास सारी सर्टिफिकेट्स है, क्या ये देख मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस बेसिस पे टेंडर्स इशू हो रही है। यहाँ होती है ना परसेंटेज के बेस पे होती है, नहीं होती यहाँ पर, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। देखिए अगर हम परसेंटेज बेसिस पे देखें या कुछ भी देखें, यहाँ पर तो कोडिंग, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, इफ़ यू विल गो टू द लेबर डिपार्टमेंट, उनको भी यहाँ पर ये नहीं पता है कि लेबर्स की कोडिंग होती है। मैं कह रहा हूँ लेबर डिपार्टमेंट को नहीं पता है किस लेबर की क्या कोडिंग है, किस कोड के तहत कौन सा लेबर आता है, यहाँ पर नहीं पता है। यहाँ पर EPF कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये नहीं पता है। मैं आपको बताऊंगा, जब हम, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा रेलवे के साथ काम चल रहा है, हम बच्चे को मंथली वेजेस देते हैं, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे नीचे 100 बच्चे या 200 बच्चे या 1000 बच्चा काम कर रहा है, उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू, मैंने पहले इन बच्चों को तनख्वाह देनी है, इनके अकाउंट में इनकी पे डालनी है, उसके बाद मैंने इनका EPF भरना है, फिर मैंने इनका ESIC भरना है, और ये सब कुछ 10 तारीख से पहले होना चाहिए। 10 तारीख के बाद, ये गवर्नमेंट लॉ कहता है, 10 तारीख के बाद मैंने फिर विद प्रूफ कि मैंने इन बच्चों को तनख्वाह दिया, मैंने इन बच्चों का EPF दिया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उठाकर डिपार्टमेंट को देने हैं, तब जाकर मैं अपनी बिल निकाल सकता हूँ वहाँ से। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर 3-3 महीने के बाद भी EPF भरा जा रहा है। यहाँ पर जो जिस टेंडर ने टेंडर ली होती है, वो 7-7, 8-8 महीने, 3-3 महीने के बाद बच्चों को पे दे रहा है। जबकि अगर उसने टेंडर ली है और गवर्नमेंट उससे पूछ रही है कि आप में ताकत है, डेट इज व्हाट सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट या FD, मतलब उसके लिए ली जाती है, लेकिन वो बच्चों को रुलाता है, कहता है अभी मेरे वहाँ से पेमेंट नहीं निकली डिपार्टमेंट से। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा है, वो कहते हैं सर हम तो गए थे, वो कहता है कि हमें डिपार्टमेंट से पे नहीं मिली। अरे डिपार्टमेंट से उसको बिल मिले या नहीं मिले, लेकिन जिस टेंडर ने टेंडर ली है, ही हैज़ टू पे, उसने एम्प्लॉयज़ को पे देना है। अगर हम सर बात करें, हमारे पास भी बहुत सारी शिकायत ऐसी आई कि फलानी प्राइवेट कंपनी हमें पे नहीं दे रही है पिछले 5 महीनों से, 3 महीनों से। अब आप मेरी बात सुने सर, कि फिर वो कहते हैं कि हम फलानी के पास गए, फलानी के पास गए, लेकिन कोई हमारा मामला हल ही नहीं करता है। तो ऐसे में उन बच्चों को किसके पास जाना चाहिए? अपने मालिक के पास, जिसने टेंडर ली है। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे अंडर 100 बच्चे काम कर रहे हैं, मैंने टेंडर लिए, मेरे अंडर 100 बच्चे काम कर रहे हैं, उनको डिपार्टमेंट के साथ क्या है, दे हैव नथिंग टू डू विद द डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट ने आउटसोर्स किया है मेरी कंपनी को, और मेरी कंपनी का काम है जो मैं बच्चे वहां पर लगाता हूं काम पर, उनको मंथली पे देना, उनको मंथली EPF देना, उनका मंथली मुझे निकले या नहीं निकले, उन बच्चों को उसके साथ क्या है, उनको तो मैंने काम पे लगाया है ना, न कि उस डिपार्टमेंट ने तो आउटसोर्स किया हुआ है। जब मैं उनको दूंगा उसके बाद वो बिल उठाकर मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा और गवर्नमेंट मेरी बिलिंग करेगी। हाँ, उसको पहले देखना है, प्रूफ देखना है, मुझे प्रूफ्स प्रोवाइड करने हैं कि डेट इनके अकाउंट में पैसा आया है, ये देख लीजिए कंपनी अकाउंट में से पैसा ट्रांसफर होकर इनके अकाउंट में गया है, दैट इज द प्रूफ। उसके बाद जो मैंने इनका EPF भरा होगा तो वो EPF की साइट से डाउनलोड करके, हाँ जी इस मंथ का इनका EPF आया। उसी तरह ESIC है, ये ESIC इनका आया। आफ्टर डेट व्हेन आई प्रोवाइड द प्रूफ्स, उसके बाद गवर्नमेंट मुझे बिल देगी, लेकिन बिफोर द गवर्नमेंट पेज मी, मुझे उनको पे करना है। चाहे गवर्नमेंट को हो सकता है कि कभी किसी चीज़ की वजह से गवर्नमेंट डिले करे, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं अवेलेबल होगा, वो 1 महीने में नहीं 2 महीने में पे करे या 3 महीने में, लेकिन बच्चे को उसके साथ कुछ नहीं है। ये आप में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी आप अनिल सिंह है यहाँ पर, उनको पूछिएगा, दे वर एस्टोनिश्ड। जब मैंने पहली टेंडर यहाँ पर मतलब ले ली तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप कैसे बच्चों को पहले ही पैसे दे रहे हो। मैंने कहा इट इज़ द लॉ, आई हैव टू पे देम, क्योंकि ये बच्चे कंपनी के बंदे हैं, ये आपके डिपार्टमेंट के बंदे नहीं है। एज पर लॉ आई हैव टू प्रोवाइड देम द पे। फिर आप मेरी बिलिंग कब करते हो, दैट इज द सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि पहली बार हमारे पास एक बच्चा आया था, HMT का रहने वाला था, वो शायद JK बैंक या किसी और सिक्योरिटी में काम करता था, तो जब उसने इस पे आवाज़ उठाई तो उसे वहाँ से निकाला गया। तो सर ऐसे में एक बच्चा क्या कर सकता है? आप अगर थोड़ी सी कानूनन जानकारी दे दें कि ऐसे में वो बच्चा कहाँ जाएगा। देखिए, नंबर 1, जब भी एक बच्चा किसी कंपनी में काम करे, वो मतलब एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर उनसे ले ले, अपना EPF नंबर और ESIC नंबर ले ले, और अगर वो कंपनी उसको कभी निकालती है, उस कंपनी को बिल्कुल बराबर रीज़न देना है कि मैं इसको क्यों निकाल रहा हूँ, और अगर वो रीज़न नहीं दे रही है, वो बच्चा उनके खिलाफ लेबर कोर्ट में भी
और सिंपल कोर्ट में भी केस कर सकता है। बिकॉज कंपनी जब किसी ऐसे बच्चे को निकालेगी जिसका वो ईपीएफ और ईएसआईसी भर रही है, दैट मीन्स ही इज द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। और निकालने के लिए उसको एक परफेक्ट और सॉलिड रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो उठाकर किसी को भी निकाल दे। कंपनी कांट डू दैट एट एनी कॉस्ट। अच्छा सर, आपने यहाँ पे बात की ईपीएफ की और आपने बात की यहाँ पे ईएससीज की, तो अगर ईएसआईसी की आपने बात की, तो अगर कोई कंपनी ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना करती हो किसी बच्चे को, तो वो बच्चा ये कैसे जान सकता है कि मुझे ये प्रोवाइड हो रहा है, और अगर उसे नहीं हो रहा है तो उस में भी वो क्या कर सकता है? देखिए, जब एक ईपीएफ मतलब आप किसी बच्चे को, कोई से बच्चा आपके पास काम कर रहा है और आप उसका ईपीएफ और ईएसआईसी मतलब भरते हो, नंबर एक, जो ही आप उसको रजिस्टर करोगे ईपीएफ और ईएसआईसी पोर्टल पे, उसको एसएमएस आएगा उसके जो मतलब जैसे आपको आधार कार्ड के साथ जुड़ा होता है नंबर, इसी तरह से ईपीएफ और ईएसआईसी के साथ भी आपका जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो जुड़ा होता है। और जो ही आप उसका ईपीएफ और ईएसआईसी लॉन्च करोगे पोर्टल पे, उसको एसएमएस आएगा। एसएमएस के बाद क्या होगा, जो ही आप मंथली उसका ईपीएफ और ईएसआईसी भरते हो, उसको कंटिन्यूसली मैसेजें आएंगी कि आपका ईपीएफ भरा गया। और जिस मंथ उसको ना आए, इसका मतलब कंपनी ने नहीं भरा है, कंपनी ने नहीं डाला है आइदर द ईएसआईसी और ईपीएफ। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितने भी आउटसोर्सेज हो रहे हैं या जो भी बच्चे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ईएसआईसी बहुत अच्छी चीज़ है। ईएसआईसी में क्या होता है कि एक तो बच्चा और जो उसके डिपेंडेंट्स होते हैं, लाइक फादर एंड मदर हो या उसकी बीवी और बच्चे हो, अगर उनको कुछ हो जाए, अल्लाह न करे बीमार पड़ जाए, जितनी भी बिलिंग उनकी होगी मेडिसिन की, वो पूरा गवर्नमेंट उनको वापस करती है वो पैसा। बहुत फ़ायदे हैं ईएसआईसी के, बहुत फ़ायदे हैं ईपीएफ के, और इनको अवेल करो। और अगर किसी बच्चे को कंपनी से नहीं मिल रहा है, ही शुड रेज वॉइस अगेंस्ट इट एट एनी कॉस्ट। तो वो कहाँ पे अपनी ये जो वॉइस अपनी है वो कहाँ पे उठा सकता है, किस महकमे में? लेबर डिपार्टमेंट में। इजीली ही कैन गो टू लेबर डिपार्टमेंट के, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा ईपीएफ इन्होंने नहीं भरा है, मेरी पे नहीं आ रही है। देखिए, एक तो हो गया कोर्ट, बाय लॉ आप किसी कोर्ट में जा सकते हो, कोई भी केस डाल सकते हो। दूसरा होगा लेबर डिपार्टमेंट का अपना कोर्ट है, जो लेबर कोर्ट है, लेबर डिपार्टमेंट का एक अपना कोर्ट है। वहां पर जाकर आप लेबर कोर्ट में अपनी ये डाल सकते हो एप्लीकेशन की, इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, एंड दे विल लुक आफ्टर इट, नो डाउट इन दैट दे विल लुक आफ्टर इट। सर, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही, लेकिन सर आपसे आखिर पर जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें यहाँ पे जितने भी टेंडर्स होते हैं, अगरचे गवर्नमेंट के आर्डर्स थे कि वो जिम पोर्टल से होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कई एक कंट्रैक्टर्स ने हमसे बात की कि यहाँ पे कोई जेके टेंडर्स जो है उस पे टेंडर भरे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभार वहाँ से टेंडर ही गायब हो जाता है। नहीं, टेंडर गायब नहीं हो जाता है। व्हाट इज़ देयर, देखिए यहाँ पर जो मतलब मैंने भी टेंडर डाली है, जेके टेंडर्स में मैंने भी टेंडर्स डाली है। सबसे पहली बात है, जहाँ पर मतलब इतना बड़ा मतलब ये एक चल रहा है, यहाँ पर जो ही आप टेंडर अपलोड करते हो, यहाँ पर उस टेंडर में आ जाता है कि द डॉक्यूमेंट शुड बी 100 DPI इन ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद क्या हो जाता है कि जब आप 100 DPI ब्लैक एंड वाइट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, वो सही से दिखते नहीं हैं। आफ्टर डैट आपको वो डिपार्टमेंट कॉल करता है कि आपका जो मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ये अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, आप हार्ड कॉपीज़ दे दीजिए। जबकि 2017 में लॉ पास हुआ कि जितने भी टेंडर डालते हैं, आप किसी से हार्ड कॉपी नहीं मांग सकते हो। और जो लास्ट में L1 हो, मतलब जिसने सबसे लो प्राइस डाली हो, एंड लो प्राइस में भी क्या होता है कि आप मिनिमम वेजेस एक्ट से नीचे नहीं जा सकते। अगर आपने मिनिमम वेजेस एक्ट से नीचे टेंडर डाली तो आप ऑटोमेटिकली आउट ऑफ टेंडर हो जाते हो। तो व्हाट दे डू, जब ये मांगते हैं हार्ड कॉपी, आम टेंडर्स को ये पता ही नहीं है लॉ कि हमें हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट मांग नहीं सकता है, वो उठाकर हार्ड कॉपी दे देते हैं। उससे डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा होता है कि अगर उनका कोई अपना बंदा है, वो सब टेंडर्स की वो हार्ड कॉपीज़ देखते हैं किसने क्या डाला है। उसके बाद जो उनका अपना बंदा है, वो उसको बोलते हैं कि इस बंदे ने ये चीज़ डाली है, अब तुम ये चीज़ कर लो आपके लिए, और आराम से वो पोर्टल खोल सकते हैं। फॉर डैट आई कैन मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली ये प्रूव करके दे सकूँ। मैंने आपको स्किम्स का छोटा सा मसला बताया कि 7 महीने से वो उन्होंने एट स्टेक नियर अबाउट, अगर हम देखें सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट उन्होंने 35 लाख की मांगी थी, उन्होंने 5 लाख FD मांगा था। 7 महीने से समझ लीजिए अगर सिर्फ 10 टेंडर्स ने उसमें पार्ट लिया होगा और वो 7 महीने से लॉ वायलेट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, डैट मीन्स एट ए मिनिमम ऑफ नियर अबाउट टेंडर्स का उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया एट स्टैक रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, मैंने FD 5 लाख की डाली है, दिसंबर में डाली हुई है, अब आप जून चल रहा है, इस
मतलब पीरियड में, इस 7 महीने के पीरियड में एज ए बिजनेसमैन अगर मैं सिर्फ एट 5% ले लूँ प्रॉफिट में कमा लेता हूँ टेंडर्स में, तो आप खुद सोच लीजिए कि 5 लाख में 7 महीने में कितना कमा सकता था। लेकिन उन्होंने ये पैसा बंद रखा है, ना वो रिजल्ट देख रहे हैं, ऑल लॉज वो वायलेट कर रहे हैं। आज तक मैं गारंटी दे सकता हूँ कि स्कीम्स का जो मैंने देखा है अपने हिसाब से, मेरे ख्याल से तो उन्होंने कभी टेंडर निकाली नहीं है। मुझे नहीं लगता है अगर उनका 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाए कि उन्होंने टेंडर निकाली होगी, फिर उन्होंने टेंडर कॉल की होगी, फिर जेन्युइन बंदे को मिली होगी, या ईपीएफ टाइम पे जिसको टेंडर मिली उनका ईपीएफ टाइम पे भरा हुआ होगा, या उनका ईएसआईसी हुआ होगा, या उनका क्या कहते हैं ऐसे टाइम पे उनको पे मिली होगी। मुझे नहीं लगता है। वायलेशन ऑफ लॉ इज एवरीवेयर, यहाँ पर हर एक जगह हो रहा है। कश्मीर में मैं कह रहा हूँ, लेकिन आउट ऑफ कश्मीर में देखिए, मेरा बंगाल में भी चल रहा है, मेरा हसीमारा में रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरा न्यू जलपाईगुड़ी में रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरे 17 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के चल रहे हैं, जो मतलब यहाँ पर जहाँ पर आर्म्स एंड एम्युनिशन इंडिया में बनते हैं, जो मतलब गन वन बनते हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी मेरे ही सिक्योरिटी गार्ड से मेरा ही तकरीबन 80% स्टाफ मेरा काम कर रहा है मेरी कंपनी का। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा मतलब वायलेशन ऑफ लॉ बाहर। मतलब मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं कश्मीर और उनको कंपेयर करूं, हमारा कश्मीर बहुत हाई फाई है। हमारा जो J&K मैंने मतलब हमारा कश्मीर बहुत हाई फाई है उन स्टेट से, लेकिन वायलेशन ऑफ लॉ वहाँ पर लॉ को माना जाता है, यहाँ पर वायलेशन ऑफ लॉ एट पीक है, और कोई मतलब ये नहीं उठाने वाला है आवाज़, मतलब कोई नहीं उठाता है इसके खिलाफ। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ बात की और आपने बहुत सारे अच्छी बातें ये कही। जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो पढ़े लिखे यूथ है, जो निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, उनके हवाले से आपने बहुत ही अच्छी बातें कही, क्योंकि उनके साथ हमेशा जुल्म और ज़्यादती होती रहती है। और सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि यहाँ पर जो यूनिफॉर्म कोड है कहीं पे भी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस हवाले से ज़रूर मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस हवाले से ज़रूर इकदाम उठाएं और चेक किया जाए कि आखिरकार यूनिफॉर्म कोड यहाँ पे क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ। अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.